दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किस प्रकार संतुलन होता है? तो दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्म को हमेशा सामान्य लाभ होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों के निकास की कोई भी बाधा नहीं होती है। इसलिए हो सकता है कि एक फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ मिले, लेकिन असामान्य लाभ से प्रेरित होकर नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी, जिससे बाजार की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमतें घटेंगी और फिर से फर्मों को सामान्य लाभ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हानि की स्थिति में फर्में जिनको हानि हो रही है वो उद्योग छोड़ देंगी। उद्योग छोड़ने की वजह से मार्केट में जो सप्लाई है वो घटेगी, कीमतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से जो फर्में मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी उनको केवल और केवल सामान्य लाभ होगा। कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ होता है। इसका कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों का निकास और फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि संतुलन किस तरीके से होता है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, कंडीशन ये है कि जो अल्पकाल संतुलन होगा, अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन, स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, बराबर होना चाहिए किसके, एवरेज रेवेन्यू के, बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, बराबर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के। अब क्योंकि अल्पकाल है इसलिए हम एस लिख देते हैं, और ये बराबर होना चाहिए दीर्घकाल के, यानी दीर्घकाल की एस एल एम सी से और दीर्घकाल की एल ए सी से। ये बेसिकली कंडीशन है। यानी कि अल्पकालीन का संतुलन ये वाला हुआ, ये अल्पकालीन लागत है, ये वाली, ये अल्पकालीन लागत है, ये दीर्घकालीन लागत है। ये बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ बराबर होनी चाहिए आगम, तब जाके फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संतुलन स्थापित होगा। इसी बात को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले मान के चल रहे हैं नंबर 1 कि एक फर्म है जिसको असामान्य लाभ हो रहा है। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि एक फर्म में उसको असामान्य लाभ हो रहा है। देखिए, डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये उद्योग है, उद्योग में पूर्ति और मांग की शक्तियों की वजह से जो कीमत डिसाइड हुई है वो ओपी हुई है, और एक फर्म के लिए ये कीमत स्वीकार्य होती है। इस स्थिति में फर्म का जो लाभ हो रहा है वो असामान्य लाभ हो रहा है। तो मैं आपको कॉस्ट कर्व बना देता हूं। ये हमारी एसएनसी 0 है और ये एसएसी 0 है। यानी कि इस स्थिति में फर्म को क्या मिल रहा है, असामान्य लाभ मिल रहा है। फर्म इतना उत्पादन कर रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि फर्म की एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। इसकी वजह से फर्म को एबी के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए इस स्थिति में क्या होगा, नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी। असमान लाभ से प्रेरित होकर जब नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ति है उसमें वृद्धि होती है। और हम ये मान रहे हैं कि पूर्ति में वृद्धि होकर अब पूर्ति S1 हो गई।
जिसकी वजह से बाजार में जो कीमत है वो गिर गई और मात्रा जो है वो बढ़ गई। यानी कि अब बाजार में जो कीमत मानी जाएगी वो मानी जाएगी एवरेज रेवेन्यू 0 1 और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू 1। ये कीमत हो गई, पूर्ति में वृद्धि हो गई। इसकी वजह से, पूर्ति में वृद्धि होने की वजह से अब आप समझिए कि एक फर्म की जो को धीरे धीरे ये पूर्ति में वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक फर्म को सामान्य लाभ नहीं मिलता। यानी कि धीरे धीरे करके अब आप देखेंगे तो फर्म को क्या मिलेगा, ये एमसी है, एसएमसी लिख देते हैं 1 और ये हो गया हमारा एसएसी 1। यानी कि एक फर्म को अब मिल रहा है क्या, सामान्य लाभ मिल रहा है। यानी कि एक फर्म पहले से ज्यादा उत्पादन कर रही है और उसको सामान्य लाभ मिल रहा है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है जी, क्योंकि कीमत गिर गई है इसलिए फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति मिल रही है। यानी कि पहले असामान्य लाभ था, अब सामान्य लाभ है। अब अगर हमें दीर्घकालीन संतुलन को स्थापित करना है तो दीर्घकाल में आपको पता होगा कि जो एलएमसी है वो इस तरीके से होती है हमारी, और जो एसी होती है वो सभी एसीसी को ढक लेती है। यानी कि इस तरीके से हम एसी बनाएंगे। एलएसी, तो संतुलन बिंदु यहां पर होगा, इस पॉइंट पर। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, बराबर है प्राइस के, बराबर है एसएसी के, बराबर है एसएमसी के, बराबर है एलईसी के, बराबर है एलएमसी के। तो ये दीर्घकालीन स्थिर अवस्था है। यानी कि संतुलन तो ये भी है लेकिन अस्थिर अवस्था है और ये स्थिर अवस्था है। यानी कि यहाँ पर एक फर्म टिकने की स्थिति पाई जाएगी। तो दोस्तों ये दीर्घकालीन संतुलन है। यानी कि दीर्घकाल में एक फर्म को असामान्य लाभ मिल सकता है अल्पकाल में, लेकिन नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी, पूर्ति बढ़ेगी जिससे लाभ घट के सामान्य हो जाएगा। और सामान्य लाभ क्योंकि स्थिर अवस्था है इसलिए इस स्थिति में ही एलएसी, एलएमसी, एसएसी, एसएमसी, एआर, एमआर और प्राइस सबकी चीजें बराबर होंगी और ये दीर्घकालीन फर्म के संतुलन को दर्शाने का प्रयास करता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए फर्म को हानि होती है तो हानि की स्थिति में नई फर्में उद्योग छोड़ देंगी, पुरानी फर्में उद्योग छोड़ देंगी। पुरानी फर्में जब अगर उद्योग छोड़ देती है तो पूर्ति में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेगी और जो मौजूदा फर्में हैं उनको फिर से सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। दोस्तों